उस दिन सर्दी थी जब मैं डॉक्टर के पास से होकर आई। डॉक्टर ने मुझे ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं सदमे से खड़ी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। अपनी रिपोर्ट हाथ में लिए हुए कदमों से घर में दाखिल हुई तो मामी ने मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे जल्दी से चाय बना कर दी। शायद तुम्हें ठंड लग रही है, मगर मैंने चाय को हाथ तक नहीं लगाया और मामी के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। वे घबरा गई थी और बार बार मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ बानो, खैरियत है। जैसे जैसे वे पूछ रही थी मैं रोती जा रही थी। फिर आखिर मैंने रो रो कर थक गई तो मामी ने मुझे चारपाई पर लिटा दिया और सोने को बोला। रोने के बाद इस कदर थकावट हो चुकी थी कि मेरी आंखें बंद होने लगी, यहाँ तक कि मैं सो गई। रात को आँख खुली तो मामी ने बताया कि आज मामू घर वापस नहीं आएंगे, उनकी नाइट ड्यूटी है। मामी मेरे लिए खाना और एक गिलास दूध ज़बरदस्ती मुझे पिलाया। क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जो भी है खुल कर बताओ। पहले तो मैंने सोचा कि बात को छुपा लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बात छुप नहीं सकती। मैंने अपनी उंगलियां दबाते हुए बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। यह सुनकर मामी हैरान रह गई और मेरा पूरा चेहरा फिर से आंसू आंसू हो गया। बानो, ये क्या कह रही हो तुम, ये कब हुआ, किसी को पसंद करती हो क्या? मामी मुझसे एक के बाद एक सवाल पूछे जा रही थी और मैं ना में सर हिलाती जा रही थी। फिर बताना ये कैसे हुआ सब कुछ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस दिन जानती हो, जिस दिन मैं मिसबा के घर गई थी तो वापसी पर रात हो गई थी और वापस आ रही थी मैं, जब एक शख्स ने मुझे अंधेरे में मेरा मुंह बंद करके मुझे एक कमरे में ले गया और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे बताया कि तुम उम्मीद से हो। मामी मेरी बात सुन रही थी। मैंने बात की तो उनकी आंखों में आंसू निकलने लगे। वे पूरी रात हम दोनों जागते रहे और मामी मेरे बार बार मेरा माथा चूमती और मुझे हिम्मत देती रही। मैं भी किसी बेजान चीज़ की तरह दीवार से टेक लगाए हुए बैठी थी। मैंने जितना बताया उतना मैंने सुन लिया था। उसके अलावा मामी ने मुझसे एक शब्द भी ना पूछा और ना ही कुछ पूछने की कोशिश की। उनकी जगह अगर मेरी अपनी माँ भी होती तो वे मुझे 10 सवाल उठा देती कि शायद तुम्हारा किसी के साथ चक्कर होगा, मगर मामी ने एक लफ्ज़ तक मेरे खिलाफ नहीं बोला। वे तो बस गम में हाथ उठाए अल्लाह से दुआ कर रही थी और बार बार ख़ुद को बुरा बोलने लगी कि बच्ची के साथ इतना बुरा हो गया और मैं उसका दुख न जान पाई। उनकी गलती नहीं थी क्योंकि मेरे साथ हुआ था। उस दिन मेरी मामी के बेटे का वलीमा था और बाद में मिसबा को उसके घर छोड़ने गई क्योंकि वह अकेले जाते हुए बहुत डरती थी। उसका भाई भी शहर में नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही बहादुर और झांसी की रानी समझती थी। मुझे कभी नहीं लगा, यहाँ तक कि मामा मामी ने भी मुझे कभी रात को जाने के खौफ से सहेली के घर जाने से नहीं रोका, तो मुझ में भी हिम्मत कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं मिसबा को छोड़कर वापस आई और बाद में मुझे बेबस कर दिया गया। पूरी रात गुजर चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैं कमरे में बंद थी। वह दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं उठी और कमरे के बाहर निकली और पास लगे नल से अपना मुंह धोया और घर को चली आई। हमारे घर का पीछे वाला दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, उसे कोई कुंडी नहीं लगाता था, तो मैं वहाँ से दाखिल हुई। क्योंकि शादी वाला घर था और मेहमान बहुत ज़्यादा थे, इसी वजह से किसी को मेरा ख्याल नहीं आया। मैं छत पर बने स्टोर रूम में बैठ गई और अपनी हुलिया सही किया। यही मेरी हिम्मत की। इतना सब हो जाने के बावजूद भी मैं पूरे होशो-हवास में खड़ी थी और ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। जो हो चुका था मैं उसे वापस नहीं ला सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि या तो उसे बर्दाश्त कर लूँ या फिर बताकर अपना तमाशा बना लूँ। हमारे मोहल्ले में पहले भी ऐसा हुआ था एक लड़की के साथ। किसी ने ज़बरदस्ती की और सब लोगों को इल्म हो गया क्योंकि वह लड़की मेरी तरह दिलेर नहीं थी और उसके रोने ने सबको खबर कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि पूरे मोहल्ले में उस लड़की के घर वालों पर तू तू होने लगी और उसके बाद सब मजबूर होकर इलाका छोड़ कर चले गए। यह बात मेरे जहन में आते ही मैंने खुद को संभाल लिया। अगले रोज़ मेहमान चले गए, लेकिन मामी को मैंने कुछ भी नहीं बताया। फ़िलहाल मैं उनकी खुशियों को दुखों में नहीं बदल सकती थी। अभी नई नवेली
बहू घर लेकर आई थी तो कैसे मैं उनके रंग में भंग डाल देती, तो चुपचाप मैं इस गम को कड़वे घूंट की तरह पी गई। अब मैं बहुत चुप रहती। मामी को भी शायद इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि वहाँ ज़ारा भी आ गई थी, तो उसके बातें वगैरह करती रहती। मेरे लिए भी अच्छा था, मैं नहीं चाहती थी तो वे मेरे साथ हमदर्दी करे या मेरे बारे में कोई बात करे। शायद इस तरह ही चुपचाप समय निकल जाता अगर मेरी तबीयत ख़राब न रहने लगती। मैं डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मामी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा कि जाओ, जाकर चेक कराओ, कहीं अंदर अंदर कोई बुखार न हो। मैंने उन्हें मना किया, लेकिन वे चादर उठाकर मेरे साथ चलने को तैयार थीं, जिसे ना चाहते हुए मैंने हाँ कर दी। अच्छा ठीक है, एक बार ज़ारा और भाई को जाने दो, उसके बाद मैं डॉक्टर के चली जाऊंगी। मेरा यही ख्याल था कि अगर कोई बात खुले तो भाई और ज़ारा घर पर ना हो। वे बाहर चले गए थे घूमने। उनके घर से निकलते ही मैं डॉक्टर के पास चली गई, लेकिन आगे डॉक्टर ने जो रुला देने वाली खबर सुनाई, उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी मामी के सामने नहीं उठ सकूंगी, क्योंकि वे मेरी माँ नहीं हैं। अगर माँ होती तो शायद मेरी हालत को समझती, मुझे बुरा भला ना कहती, लेकिन मैं गलत थी। उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा। उस वक्त पर मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस की। पूरी ज़िंदगी इस मामी की मोहब्बत से गुजार दी और आज तक मैंने समझ ना पाई। बचपन में मेरे माँ बाप ने रखने से इनकार कर दिया, तो ये नेक खातून थी जिन्होंने मुझे गोद में भर लिया। ख़ानदान में कोई भी गरीब ताल्लुक़ नहीं रखता था, बल्कि सब लोग पढ़े लिखे लोग थे। मेरे वालिद डॉक्टर थे। वे पढ़े लिखे तो बहुत हो गए, लेकिन वह अपनी सोच को बिल्कुल ना बदल सके। हम लोग 5 बहनें थीं। बाबा को बेटे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती या किस्मत के खेल ने उन्हें खुदा ने बेटे से नहीं नवाजा। इस बात का गुस्सा वे मेरी माँ पर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन दोनों की पसंद की शादी थी। मेरी माँ और बाप दोनों ही मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार शादी कर ली। बहुत पढ़ा लिखे होने के बाद भी उनका जाहिलपना ले डूबा। उन्होंने माँ की पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी और शादी कर पापा के घर आ गई। फिर जब पहली बेटी की पैदाइश हुई तो उस पर सभी ने खुशी का इजहार किया और बांटा भी। वैसे भी सारी खुशी बड़े ही बच्चों के मुकद्दर ठहरती है। हम छोटों को तो कचरे के माफिक फेंक दिया जाता है। पहली के बाद दूसरी पर कम खुशी हुई। मेरी माँ भी मेरे बाबा के रंग में इस कदर ढल गई थी कि बाबा कहते कि दिन है तो मेरी माँ भी रात को दिन बोल देती। बाबा खुश होते तो मेरी माँ भी खुश होती। अगर बाबा के सर में दर्द होता तो माँ को बुखार हो जाता। उन दोनों की आपसी मोहब्बत मिली थी, मगर औलाद के खाने में मार खा गए। इसी तरह दूसरी, तीसरी और चौथी बेटी तक औलाद तक मोहब्बत चली गई। बाबा खुद कहते थे कि डॉक्टर होने के बावजूद भी अपनी बीवी को ऐसी दवा नहीं दे सकते जो एक लड़का पैदा कर सके। फिर मेरी पैदाइश हो गई। बाबा ने मुझे देखा भी नहीं था और मामी से बात कर ली थी कि बच्ची को लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें खुशी के साथ देने को तैयार हूँ। मेरी मामी का सिर्फ एक ही बेटा था। उन्हें लड़की की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी जो मेरे रूप में पूरी होने वाली थी। इसी वजह से उन्होंने खुशी खुशी मुझे लेने के लिए बोल दिया। मुझे अपनी बेटी मान लिया और मैं उन्हें माँ समझते हुए भी मामी ही कहकर बुलाती। जैसे ही मैंने होश हवास को संभाला तो उन्होंने मुझे ये बात बता दी कि मेरा असल बाप कौन है। तभी से मैंने उन्हें मामी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक रोज़ मैं अपने माँ बाप के पास ज़रूर चली जाऊँगी। लेकिन मैं गलत थी। मामी ने मुझे हमेशा प्यार दिया, माँ से बढ़कर मुझे संभाला, लेकिन मेरे अंदर की उम्मीद हमेशा बाकी रही। लेकिन ये उम्मीद उस रोज़ मरी जब मैंने डॉक्टर की दिखाई रिपोर्ट सबसे पहले अपनी सगी माँ को दिखाई। मैं उनसे बात कर लेती थी, लेकिन वे बात एक माँ बेटी जैसी नहीं थी। उसमें एक झिझक होती थी। मैं अपना दुख अपनी माँ को सबसे पहले बताना चाहती थी। उनके पास चली गई तो वहाँ माँ बाप दोनों तैयार थे। वे कहीं जा रहे थे, लेकिन मेरे माँ बाप मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। हाँ, मैंने कुछ बताना था। मैं उस वक्त रो रही थी जब बाबा उठकर कमरे से चले गए। माँ बाबा को गर्दन मुड़कर देखते हुए बोली, क्या हुआ बानो, ऐसे अचानक तुम्हारी मामी नहीं आई? मैं अपनी सगी माँ को रिपोर्ट के बारे में बोलने ही वाली थी, तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई और मेरी माँ ये कहकर चली गई कि बाद में बात करेंगे। मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। तीसरे नंबर वाली मेरे पास और गले लगी कि तुम परेशान क्यों हो, लेकिन जिसकी माँ हमदर्द नहीं हो सकती तो बहन से क्या उम्मीद रखी जाए। यही सोचकर मैं वहाँ से चली आई और मामी को सब कुछ बता दिया। उसके बाद वे मेरे लिए मामी
मामी नहीं रही बल्कि मेरी अम्मी बन गई। मेरी अम्मी तो मुझे देखकर ही नागवार समझकर चली गई और मेरी मामी, जिनको मैं हमेशा पराया समझती, एक रात में ही वे मेरी अपनी सगी माँ की जगह ले चुकी थी। उन्होंने मुझे हर जगह संभाला, हर जगह गिरते हुए मुझे संभाला था, लेकिन ये नहीं पूछा कि मैं गलत रास्ते पर गई क्यों थी। मुझे उस रात पिछली बीती सारी बातें याद आई जब मैंने उनसे बदतमीजी की थी, लेकिन उन्होंने मेरी हर बात को बर्दाश्त किया। मुझे लगता था कि अम्मा बाबा ने बेटे पाने की ख्वाहिश में मुझे दे दिया है, लेकिन मैं गलत थी। उनको मुझसे कोई मोहब्बत ही नहीं थी। अगली सुबह मामू आए तो उन्हें खाना खिलाकर मामी ने मुझे चादर लेने को बोला। मैंने पूछा कहाँ जा रही हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? उनका जवाब था कि हॉस्पिटल, मगर मैंने इनकार कर दिया कि मैं एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरा गुनाह नहीं करूँगी। मैं खुद गुनहगार नहीं बन सकती। मैंने उनको इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर वो एकदम से बेबस हो गई और मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरे इनकार का इनकार ही रहा। कुछ याद आया, जल्दी से फ़ोन उठाया। मैं निघत बोल रही हूँ। फरजाना, तू बोल रही थी कि अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा था ना, तुमने कहीं और तो नहीं कर लिया? मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगी। फ़ोन के एक तरफ से ही सारी बातें हो रही थी तो मैं समझ गई कि क्या बातें हो रही हैं। फरजाना आंटी ने मुझे शादी में देखा था। वे मामी की बहुत अच्छी दोस्त थी और शादी के 2 दिन बाद ही मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई थी। उनका बेटा बाहर दूसरे देश में रहता था, इसलिए मामी ने जवाब नहीं दिया। वैसे वे अभी मेरी शादी के हक़ में नहीं थी, इसलिए इस वक्त याद आना मैं बखूबी समझ गई। मुझे शादी अभी नहीं करनी प्लीज़। फिर प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बानो, मैं जानती हूँ कि फरजाना पर मुझे यकीन है कि वह बंदी मेरा मान रख लेगी। और बेटा, अगर तुम अबॉर्शन नहीं कराना चाहती तो हम कैसे इन सब हालात से सामना करेंगे? इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मगर मेरी ना की ना रही कि मुझे शादी नहीं करनी। आखिरी बार बहस करने के बाद वे तंग आ गई और गुस्से से बोली, शादी तो तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बेटी के लिए गलत अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और इस वक्त मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत समझ रही थी कि ऐसी औरत को मेरी माँ चुना गया है। फिर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ समय बाद अम्मी वहाँ पर फरजाना आंटी के घर चली गई और शाम को घंटे बाद उनका चेहरा हल्की सी मुस्कुराहट देखी। मैं कमरे में बैठी हुई थी, तभी मामी मेरे पास आई, मुझसे बोली कि फरजाना को कोई एतराज़ नहीं है। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी है। उसने वादा किया है कि कभी वो इस राज को पता नहीं लगने देगी और बेटी के मान के साथ तुम्हें भी रखेगी। यह बात उनके बेटे को नहीं बताई जाएगी क्योंकि वह तो हफ्ते बाद लंदन वापस चला जाएगा। यहीं पर रहोगी। इस तरह इस बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा। अम्मी की बातें सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता जा रहा था कि भला कोई अनजान औरत मुझ पर क्यों रहम करने के लिए तैयार है। यही बात मैंने अम्मी से पूछी तो अम्मी ने कहा कि वे नेक दिल औरत है और दुनिया में ऐसे भी दोस्त होती हैं जो अपनी दोस्त के लिए कुर्बान हो जाती हैं। वह बहुत अच्छी औरत है। देखना, वो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। बस तुम अपना ख्याल रखना। कभी ये बात किसी को भूल कर भी मत बताना। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आने लगा तो मैंने पूछा, ऐसे तो बहुत जल्दी होगा तो दुनिया को क्या जवाब देंगे? मेरी बात का मतलब अम्मी समझ गई। अम्मी बोली, कह देंगे कि प्रीमेच्योर बेबी है। उस बातों से मुझे कुछ तसल्ली हुई और मुझे भी सुकून मिलने लगा। ये वाला पड़ाव पार कर लिया था, अब इसके बाद दूसरा पड़ाव पार करना था, दूसरों से इजाज़त लेने का। जब सबसे पहले ये बात मामू को पता चली तो उन्हें एतराज़ हुआ कि अभी तो हन्नान की शादी की है और अभी तुम बानो की शादी करना चाहती हो। भला क्या कहेंगे ख़ानदान वाले? मगर अम्मा को ख़ानदान वालों की परवाह ना थी, उन्हें बस मेरी रुखसती की परवाह थी और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मामू की इजाज़त थी। ना चाहते हुए भी मामू को सब कुछ बताना पड़ा और मेरी रुखसती के जितने दिन भी रह गए मैंने उतने ही दिन मामू से मुंह छुपाने पड़ा। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती। मामी की बताई गई हकीकत से उन्हें चुप रहना ही पड़ा। मेरे माँ बाप को बता दिया गया कि वे मेरी शादी कर रहे हैं। अगर उन्होंने भी कोई एतराज़ किया तो असल सच्चाई सबको बतानी पड़ेगी। उन्होंने तो मुझसे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने बात ख़त्म कर दी और हाँ में सर हिला दिया। मामी ने ही शादी की पूरी तैयारी की, मेरा दहेज किया जिसमें बहुत सारे बचपन से ही
ही जोड़ रही थी। मैं देख रही थी, मेरे दिल में ना ही कोई ख्वाब था। हन्नान की शादी में जो मेहमान आए हुए थे उनका यही कहना था कि अभी तो हन्नान की शादी के लिए हमें स्कूल से छुट्टियां नहीं हैं। बच्चों के लिए अब दोबारा छुट्टी मिलना नामुमकिन है। अगर आपको बानो की शादी भी इतनी जल्दी ही करनी थी तो हन्नान के साथ ही कर लेते। मामी ने यही कहा कि कोई मसला नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगले साल जब पढ़ाई से फारिग हो जाएंगे तो उन्हें शानदार दावत दे दूंगी। सब रिश्तेदार बोल कर चुप हो गए। ये है वह है, मगर मामी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मामी मुझसे यही कहती थी कि अपना गम भूल जाओ, दुख के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। अब तुम सब कुछ भूल जाओ और अपनी शादी पर ध्यान दो। मेरी मामी की बात मान ली, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे वे दुख कांटे जैसे चुभ रहा था। आखिर में वह टाइम भी आ गया जब मेरी रुखसती हो रही थी। ये कैसी शादी थी, ना ही मेरे हाथों पर मेहंदी थी और ना ही मेरी हल्दी हुई। सीधा निकाह के बाद मेरी रुखसती का टाइम आ गया। रुखसती के टाइम पर मेरे माँ बाप मौजूद तो थे, लेकिन वे तब भी अपनी घड़ी को देखे ही जा रहे थे, जैसे कि उन्हें देर हो रही हो। उस टाइम मैंने अपनी आंसू को छुपाया और अपने मामा मामी को ही अपना माँ बाप मान कर वहाँ से रुखसत हो गई। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझे घर लाते ही सबसे पहले बकरों का सदका दिया। उस वक्त उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाकी सब ठीक था, लेकिन मेरी सास ने शादी पर बोल दिया था कि बानो घूंघट करेगी। शहजाद चाहता है कि उसकी बीवी घूंघट करे। घर पर मैं घूंघट में ही रही, क्योंकि सब अपने रिश्तेदार थे, किसी को एतराज़ नहीं रहा। कमरे में भी मुझे सास ही छोड़ कर आई और बगैर कोई नसीहत किए मेरा माथा चूम कर चली गई। शहजाद भी बहुत अच्छे थे, वैसे भी एक रात में उन्हें कितना जान सकती थी। उन्होंने तो मुझे पर्दे और घूंघट के मुताबिक मुझे कुछ नहीं बोला और मैं तुम्हें जल्दी लंदन बुला लूँगा। अभी तुम्हारे कागजात बनने में टाइम लगेंगे। मेरे लिए खबर दुखी नहीं थी, बल्कि सकून की थी कि इस तरह मैं अपने साथ बंधे झूठ को संभालने में काबिल हो जाऊंगी। अम्मी ने मुझे इस तरह समझाया था कि मैं अपना सारा डर छोड़े बिना शहजाद की दुल्हन बने बैठी थी। और मेरे लिए एक अच्छी बात थी, अगले रोज़ मेरी सास मेरे पास आई और बोली, बानो जो कुछ भी है वह तुम्हारे और मेरे बीच में है। बेटा भूल कर भी इस चीज़ का जिक्र मत करना, बाकी सब ने देख लूँगी। और एक बात, तुम अपने ससुर से भी पर्दा करोगी। मैं बुरी औरत नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। उनसे पर्दा करना कि तुम मुझे हर बात बता सकती हो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दे सकती। सास के पर्दे वाली बात मुझे बहुत अजीब सी लगी, लेकिन अब मुझे सारी बातें माननी पड़ती। मुझे अजीब लगी मगर मैं चुप कर दी। अब शायद बहुत सी बातों पर चुप ही रहना था। वलीमे पर भी मैंने सास की हदायत के मुताबिक घूंघट किया। वलीमे के अगले दिन एक हफ्ते बाद ही शहजाद लंदन चले गए। उनका रवैया मेरे साथ ठीक था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। मुझे बहुत मर्तबा लंदन के मुताबिक बता चुके थे कि वहाँ का माहौल ऐसा है। पाकिस्तान में मुझे घुटन होती है, यहाँ के लोग हुकूमत चलाना जानते हैं। मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मेरी बात नहीं समझते। लंदन जाकर मैं उन्हें फ़ोन कर देती, वे मुझे फ़ोन नहीं करते। अगर फ़ोन ना करने का शिकवा करती तो कहते कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, और वैसे भी तुम पाकिस्तानी लोग ही रहोगे कि जिसे बंदा फ़ोन ना करे तो जुर्म बन जाता है। तो मेरा ये शिकवा भी दम तोड़ गया। अब मैं पूरा दिन कमरे में रहती, घर में काम नौकर करते, सास खाना खुद ही बनाती, मुझे किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने देती। मैं बोर हो चुकी थी, इतनी बोरियत कभी महसूस नहीं हुई थी। ससुर पूरे दिन घर से बाहर रहते। एक रोज़ घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मेरा मन चाट खाने का कर रहा था। बाहर का दरवाज़ा लॉक करके मैं किचन में आई और मज़े से चाट बनाने लगी। बहुत दिनों बाद मुझे आज़ादी महसूस हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था, वरना हर वक्त ससुर के डर से दुपट्टा सर पर ही जमाए रखी रहती। जैसे ही चाट बनाकर मैं पलटी तो किचन के दरवाजे पर ससुर अभी अभी आए थे और अपनी बात छोड़कर मुझे हैरत से देखने लगे। वे शायद पानी मांग रहे थे। मैंने जल्दी से दुपट्टा सर पर रखा और उन्हें पानी हाथ में थमाया, लेकिन वे मुझे देखे ही जा रहे थे। वे मेरा चेहरा देखकर घबरा चुके थे, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे जल्दी से घूंघट पकड़ने पर वे बोले कि रहने दो, अब क्या फ़ायदा। जो राज मुझे छुपाना चाह रही हो वे मैंने देख लिया है। आज मुझे सास की
کی ہدایت یاد آ رہی تھی کہ وہ بالکل صحیح کہتی تھی کہ گھونگھٹ کرو، کیونکہ میری وجہ سے میرے سسر کی جان ہی چلی گئی۔ انہیں صدمہ پہنچا تھا، بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ اسپتال لے جایا گیا۔ میری ساس کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ مجھے کیا کہتی، بس میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پھر سے دعا مانگنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ مریض کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، جس کو ملنا ہے وہ مل سکتے ہیں، بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، اس لیے ان کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ جلدی سے سانس کمرے میں گئی اور 5 منٹ بعد مجھے بھی اس کمرے میں لے گئی۔ میرے سسر میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ سانس کو دیکھ کر بولے، میں کوئی بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتا، آج میں تمہیں سارا سچ بتا دوں گا۔ میری سانس نے روتے ہوئے اپنا سر ہلایا، پھر میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹی مجھے معاف کر دینا، ہم دونوں ماں باپ کے کردار کو نہیں نبھایا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ آخرکار میں نے پوچھ لیا۔ اس بات پر میں نے چونک کے سانس کی طرف دیکھا۔ تمہارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ میرے بیٹے نے ہی کیا تھا، جو اس وقت تمہارا پتی ہے۔ آسمان گرنا کیا ہوتا ہے مجھے معلوم ہوا، قیامت کیسی ہوتی ہے مجھے پتہ چلا، میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد میرے سسر نے آخری سانس لی اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن میں ابھی بھی صدمے میں ہی بیٹھی تھی۔ کفن دفن کا سارا کام پورا ہو جانے کے بعد گھر میں جب تھوڑا شانت ماحول ہوا تو ساس میرے کمرے میں آئی اور میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی مجھ سے بولی کہ آج میں تمہارے سسر کی بات پوری کرنے آئی ہوں۔ میرا بیٹا بچپن سے ہی انگلش اسکول میں پڑھا ہے، جس سے اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کی ساری حرکتیں انگریزوں والی ہو گئی ہیں۔ اسے پاکستان پہلے سے ہی برا لگتا تھا۔ ابھی کوئی دن پہلے وہ گھر جب آیا، مجھے پتہ نہیں اس نے تمہیں کہاں دیکھ لیا، لیکن جس رات تمہیں اپنی دوست کو گھر چھوڑنے جا رہی تھی، اس رات میرا بیٹا نشے میں دھت تھا، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ تمہارے ساتھ ظلم کرنے کے بعد وہ جب گھر آیا تو ہم دونوں ہی اس کے لیے انتظار کر رہے تھے، لیکن گھر آتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن وہ نشے کی حالت میں تمہاری ہی باتیں کر رہا تھا۔ اسی وقت اسے ہوش میں لانے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس کی کوشش سے وہ ہوش میں آ گیا۔ ہم نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ لڑکی کہاں پر ہے، پھر ہم تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے کہ میری عزیز سہیلی کے گھر پر ہی میرا بیٹا اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جا کر تمہاری مامی سے سیدھا بول دوں، لیکن ایسا کرتی تو میری دوست میرے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن تم میرے دوست کی بیٹی ہو، یہ میرے پتی نہیں جانتے تھے۔ باقی ایک نارمل انداز ہے، میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا اور بیٹے کو نہیں بتایا کہ تم وہی لڑکی ہو۔ اسے کون سا یاد تھا، تبھی تمہیں سسر سے پردہ کرنے کے لیے بولتی تھی۔ ساری بات بتانے کے بعد ساس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، میرا بیٹا وہ واپس کبھی نہیں آئے گا، تم اپنی نئی زندگی شروع کر دو۔ میں نے یہ سب باتیں مامی کو بتانے کی بجائے وہاں رہنا ہی صحیح سمجھا، مگر میں وہاں سے چلی جاتی تو سماج مجھے کبھی قبول نہ کرتا۔ اب شہزاد واپس آئے نہ آئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے ایک بہت پیارا بیٹا ہے، اس کی تربیت ایسی کروں گی جو لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا ہوگا۔ دھنیہ واد دوستو۔